जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच का पहला वीडियो लॉन्च करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आज आप लोगों को हिंदी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस एमसीक्यूज की संख्या 50 होने वाली है। टोटल 50 एमसीक्यूज को हम लोगों ने कलेक्ट किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिससे हम लोग अलग वीडियो में बनाकर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन 50 क्वेश्चंस में आप लोगों को कितना एमसीक्यूज आता है और कितना एमसीक्यूज नहीं आता है, इसका आंकलन आप लोगों को स्वयं करना होगा। यदि आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उससे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हमें आशा है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ और समझते हैं आज हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, रैदास जी के अनुसार ईश्वर का निवास है। ऑप्शन ए चर्च में, मस्जिद में, घट में या मंदिर में। इसका उत्तर होगा घट घट में। ऑप्शन नंबर ग घट घट में जो है वो उसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बात करते देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैदास किस जाति के थे। तो रैदास किस जाति के थे, चमार, सोनार, ग्वाला या लोहार। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या उत्तर होना चाहिए। तो रैदास जो थे हम लोगों ने पढ़ा है कि चमार जाति से आते थे, उनकी जाति थी वो चमार थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मत्राण किस विधा की रचना है। क्वेश्चन पूछा है आत्मत्राण किस विधा की रचना है। तो आत्मत्राण जो है वो आपका कहानी है, कविता है, उपन्यास है, निबंध है। इन सभी ऑप्शंस में से क्या होगा, तो आत्मत्राण जो है वो कविता है। क्या है, आत्मत्राण कविता है। ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ख सही कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते देखिए, मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ था या मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका आंसर दिया गया है 1932, 1935, 1920 या 1945। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आप लोग बताएंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर ख है 1935, ये होगा उसका उत्तर। ऑप्शन नंबर ख को आप लोग टिक कीजिए। 1935 जो है वो उसका सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं आगे, रामदास कहाँ खड़ा था। रामदास कहाँ खड़ा था, चौड़ी सड़क पर, पतली गली में या फिर गली के किनारे पर या फिर बीच सड़क में। क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा बीच सड़क पर। कहाँ खड़ा था भाई, तो बीच सड़क पर खड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं, रामदास का हत्यारा कहाँ से निकला। रामदास का हत्यारा कहाँ से निकला। ठीक है, मोड़ से, गली से, चौराहा से या घर से। कहाँ से निकला भाई, तो गली से निकला था। कहाँ से निकला था, तो गली से निकला था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, दिनकर को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, दिनकर को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन कबीर सम्मान, पद्म भूषण, साहित्य रत्न या भारत रत्न। इन सभी में से सही उत्तर होगा पद्म भूषण। ठीक है, दिनकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, मनुष्य और सर्प कविता की पृष्ठभूमि क्या है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य और सर्प कविता की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है भाई, तो महाभारत का युद्ध। मनुष्य और सर्प कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध से संबंधित जो है दिनकर जी लिखते हैं। ठीक है, कर्ण का इसमें वार्तालाप है। आगे बात करते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लहना सिंह किस पद पर कार्यरत था। कार्यरत का अर्थ होता है मतलब पोजीशन, उसका कौन सा पोस्ट था ये आपको बताना है। बताइए, हवलदार थे, सूबेदार थे, जमादार थे या सिपाही थे। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, लहना सिंह जो था भाई वो फौज में जमादार था। क्या था, जमादार था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे, यानी वो कौन सा यंत्र बजाते थे। ऑप्शन क ढोलक, ख नगाड़ा, ग बांसुरी या घ सहनाई। क्या बजाते थे वो, तो ऑप्शन नंबर जो घ है वो सहनाई बजाते थे। ठीक है, वो क्या बजाते थे, वो सहनाई बजाते थे। चलिए आगे बात करते हैं,
बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? अली, सादिक, अमीरुद्दीन या शंभुद्दीन? क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ग जो है अमीरुद्दीन जो है वो सही होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, देखिए आकाश के राक्षस क्या है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही भी है। आकाश के राक्षस क्या है? कविता, उपन्यास, धूमकेतु या पुस्तक? इसमें से कौन सा सही होगा बाबू? इसमें जो है आकाश के जो राक्षस है वो धूमकेतु को कहा जाता है, ठीक है। धूमकेतु को क्या कहा जाता है? आकाश के राक्षस कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, धूमकेतु को कौन सा तारा कहते हैं? धूमकेतु को कौन सा तारा कहते हैं? देखिए ध्रुव तारा कहते हैं, शुक्र तारा कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं या मेष तारा कहते हैं? कौन सा तारा कहते हैं? तो आराम से एक छोटा सा बच्चा भी जिसे धूमकेतु पढ़ा होगा वो आराम से बताएगा कि ऑप्शन नंबर ग भैया सही होगा। जो पुच्छल तारा है वो धूमकेतु का ही दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर ग जो है पुच्छल तारा ये सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए देश प्रेम कविता की काव्य भाषा क्या है? जो देश प्रेम हमारी कविता है वो किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है आपका भोजपुरी, मैथिली, खड़ी बोली हिंदी या ब्रज भाषा। तो आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर? आराम से पता चलेगा। देश प्रेम कविता की काव्य भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, खड़ी बोली हिंदी में ही लिखा गया है, ठीक है। आगे बात करते चलिए। ट्रांजिस्टर में सुबह सुबह क्या बजने लगा? ट्रांजिस्टर में सुबह सुबह क्या बजने लगा? भजन, गजल, राष्ट्रगान या गीत? तो क्या हुआ, ट्रांजिस्टर में क्या बज रहा था? ट्रांजिस्टर में राष्ट्रगान बज रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही होगा। अगला बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यश भारत सम्मान किसे मिला था? यश भारत सम्मान किसे मिला था? ठीक है, ऑप्शन नंबर का कैलाश गौतम, राजेश जोशी, रघुवीर सहाय या कीर्ति चौधरी? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से यश भारत सम्मान किसे मिला था? ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं ये मिला था आपको कैलाश गौतम को। किसे मिला था? कैलाश गौतम को मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का जो है ये सही होगा, ठीक है। हम आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और लगभग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सब समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। चलिए अगला बात करते हैं। नौरंगिया क्या सुनती रहती है? नौरंगिया जो है वो क्या सुनती रहती है? राष्ट्रगीत, फिल्मी गीत, कुत्तों का भौंकना या विविध भारती? इन सभी में से वो क्या सुनती है? तो वो क्या सुनती है? विविध भारती सुनती है। क्या सुनती है? विविध भारती, याद रखिएगा, ठीक है। नौरंगिया क्या सुनती है? तो विविध भारती सुनती है। चलिए अब विविध भारती क्या है? अब विविध भारती तो सुनती है, क्वेश्चन है कि विविध भारती क्या है? एक विश्वविद्यालय है, आकाशवाणी का कार्यक्रम है या सरकारी कार्यक्रम है या सरकार की एक योजना है? इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें से कौन सा सही होगा? आपको क्या लगता है? इसका ऑप्शन नंबर जो ख है आकाशवाणी का कार्यक्रम है, ठीक है। ना ही ये कोई विश्वविद्यालय है, ना ही कोई सरकारी कार्यक्रम है या ना ही कोई सरकार की योजना है। यह एक आकाशवाणी का कार्यक्रम था, ठीक है, जिसे जो नौरंगिया थी वो रेडियो पर सुना करती थी। आगे बात करते हैं। देखिए बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? ठीक है, धूमकेतु में है। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? कोई भी एकदम छोटा सा बच्चा बता देगा कि बृहद संहिता का रचनाकार जो है वो बारहमिहिर है, ठीक है। क्या है? बारहमिहिर। ऑप्शन नंबर क इज अ राइट आंसर। आगे बात करते हैं। चलिए अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ, क्वेश्चन क्या है? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, मुजफ्फरपुर, डुमरांव या समस्तीपुर? कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था बाबू वो डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरांव में। ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां किसे जन्नत से भी बढ़कर मानते थे? ठीक है, यहाँ होगा किसे, याद रखिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होगा किसे, क्या होगा यहाँ पर ये जो हो गया ना, यहाँ पर होगा किसे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां किसे जन्नत से भी बढ़कर मानते थे? आपको बताना है। काशी की शहनाई को, लाहौर और ढोलक को, काशी के और ढोलक को या लाहौर की शहनाई को? किसे मानते थे? तो वो मानते थे काशी के शहनाई को। ऑप्शन नंबर क जो है वो सही उत्तर होगा। काशी के शहनाई को बिस्मिल्लाह खां जन्नत से भी बढ़कर मानते थे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
बिस्मिल्लाह खां किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते थे? आप लोगों को बताना है मुहर्रम के दिन, हनुमान जयंती के दिन, ईद के दिन या गांधी जयंती के दिन, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां किस दिन बजाते थे भाई? तो मुहर्रम के दिन वो शहनाई बजाते थे। चलिए, ठीक है, आगे बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस चाहत ने, ठीक है ना, किस चाहत, किस अलग है, चाहत अलग है, प्रिंटिंग थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये एक्चुअली में किस चाहत नहीं है, ठीक है ना, किस चाहत होगा, किस यहाँ पर चाहत होगा, ठीक है, याद रखिएगा। किस चाहत ने बदनसीब जैन की जान ले ली? किस चाहत ने बदनसीब जैन की जान ले ली? जंगल जाने की चाहत ने, वायलिन पाने की चाहत ने, चोरी करने की चाहत ने, या इनमें से कोई नहीं? आपको क्या लगता है बच्चा जैन जो था वो क्यों मारा गया, उसकी जान क्यों चली गई? उसकी जान चली गई ये वायलिन पाने की चाहत में। ना ही वो वायलिन देखने जाता, ना ही वो वायलिन सुनने जाता, तो शायद वो जिंदा होता, ठीक है। आगे बात करते, देखिए, नन्हा संगीतकार के रचनाकार कौन है? नन्हा संगीतकार कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, रचनाकार भी दे सकता है, कहानीकार भी दे सकता है, आप लोग अपने अपने अनुसार देखिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर का देखिए, नीलम संजीव रेड्डी, हेनरी स्कैनविच, ममता कुलकर्णी या हेनरिक जागरिक, ठीक है। लेखक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेखक बहुत बार कर परीक्षा पूछा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप हमेशा लेखक का नाम याद रखिएगा। नन्हा संगीतकार कहानी के कहानीकार जो हैं वो हेनरी स्कैनविच हैं। क्या नाम है? हेनरी स्कैनविच, याद रखिएगा, हेनरी स्कैनविच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख बीबी ने सोफिया को लाहौर से क्या लाने को कहा? ठीक है, सिख बीबी ने सोफिया को लाहौर से क्या लाने को कहा? कालीन, चप्पल, नमक या सेव? क्या लाने को कहा? तो कालीन तो लाने को नहीं कहा, चप्पल भी लाने को नहीं कहा, नमक लाने को कहा। तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग है वो करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टोकरी को उठाकर सोफिया ने कहाँ रखा? क्या बोल रहा है? टोकरी को उठाकर सोफिया ने कहाँ रखा? ठीक है, पलंग के नीचे, पलंग पर, पलंग के सिरहाने या कमरे के कोने में छुपाकर? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने जब किताब पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे। पलंग के नीचे तो रखा नहीं था, ठीक है, कहाँ रखा था? तो पलंग पर रखा था, ठीक है, पलंग पर। ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर है, पलंग पर होगा उत्तर, ठीक है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी जल्दी जल्दी समझ में आएगा, और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि हम याद रख पाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन हमारा है, भंबल दा को विरक्ति हो गई। भंबल दा को विरक्ति हो गई। भंबल दा ये किस कहानी का कैरेक्टर है? धावक का, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये धावक का कैरेक्टर है। किससे इनको विरक्ति हो गई थी? औरतों से। किससे विरक्ति हो गई थी? ऑप्शन नंबर ख, औरतों से इनको विरक्ति हो गई थी। विरक्ति मतलब क्या होता है? विरक्ति मतलब होता है एक तरह से चिड़चिड़ापन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, दिनकर, फणेश्वर नाथ रेणु या फिर प्रेमचंद्र? इसमें से आंसर क्या होगा सही आपका? फणेश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा, ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम कहानी के लेखक का नाम है फणेश्वर नाथ रेणु। चलिए ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, हीरामन पिछले कितने वर्षों से गाड़ी हाँक रहा है? क्वेश्चन क्या है? हीरामन पिछले कितने वर्षों से गाड़ी हाँक रहा है? कितने वर्षों से हाँक रहा है भाई? 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से या फिर 25 वर्षों से? कितने वर्षों से हाँक रहा है? तो ऑप्शन नंबर ग जो है 20 वर्षों से हाँक रहा है। कितने वर्षों से हाँक रहा है? 20 वर्षों से हाँक रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मिस जोशी शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन? मिस जोशी शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? अर्पणा के लिए, बैंक के एक ग्राहक के लिए, फारिदा जलाल के लिए या मिसेस श्रीवास्तव के लिए? देखिए मिसेस श्रीवास्तव तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी मिसेस श्रीवास्तव है। फायदा जलाल, बैंक के ग्राहक या अर्पणा, इन तीनों में से कोई एक होगा। आपको क्या लगता है? यदि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ये जो मिसेस जोशी बाबू शब्द है ये अर्पणा के लिए इस्तेमाल
हुआ था, ठीक है ना। मिसेस जोशी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो अर्पणा के लिए हुआ है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्वकर्मा डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के पद पर अर्पणा की नियुक्ति कितने महीने पूर्व हो चुकी थी। क्वेश्चन क्या पूछा है, विश्वकर्मा डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के पद पर, किसके पद पर, लेक्चरर के पद पर अर्पणा की नियुक्ति कितने महीने पहले माने पूर्व हो चुकी थी। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले या फिर 10 महीने पहले। उत्तर क्या होगा इसका, उत्तर होगा बाबू 6 महीने पहले, यानी 6 मंथ पहले, ठीक है ना, 6 महीने याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा बहुत जल्दी। 32 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए कर्मनाशा की हार में किसकी जीत हुई है। कर्मनाशा की हार में किसकी जीत हुई है, देखिए भैरव पांडे की, फूलमत की, या फिर मानवतावाद की, या अंधविश्वासों की, किसकी हुई है। तो कर्मनाशा की जो हार जो चैप्टर है, कहानी है, इसमें मानवता की जीत होती है, ठीक है। किसकी जीत होती है, मानवता की जीत होती है। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर है। चलिए भैरव पांडे और कुलदीप में क्या संबंध था। क्वेश्चन क्या है, भैरव पांडे और कुलदीप में क्या संबंध था। सहोदर भाई का, चाचा भतीजा का, चचेरे भाई का, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क जो है सहोदर भाई का। भैरव पांडे और कुलदीप में क्या संबंध था, तो भैरव पांडे और कुलदीप में सहोदर भाई का संबंध था, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 34 नंबर में बात करते हैं, तीसरी कसम किस प्रकार की कहानी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरी कसम किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। तो तीसरी कसम जो है वो सामाजिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, आंचलिक कहानी है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से क्या आंसर होगा, तो बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका तो आंसर बताऊंगा ही, ठीक है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरी कसम किस प्रकार की कहानी है, उसका उत्तर होगा कि यह जो है आंचलिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए फुलमतिया के पिता का क्या नाम था। फुलमतिया के पिता का क्या नाम था, देखिए क्या होगा उत्तर इसका। फुलमतिया का पिता का नाम क्या था, करीमन कहार, टिमल सलाह, या फिर गणेशी दुसाद, या फिर धीमन चमार। क्या नाम था इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था टिमल मल्लाह। क्या नाम था, टिमल मल्लाह। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अर्पणा ने सीधे किसे पत्र लिखने के बारे में सोचा। अर्पणा ने सीधे किसे पत्र लिखने के बारे में सोचा, वित्त मंत्री को, शाखा प्रबंधक को, या फिर जांच अधिकारी को, या गृह मंत्री को। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें से जो है अर्पणा ने सीधे वित्त मंत्री को पत्र लिखने के बारे में सोचा था, तो ऑप्शन नंबर जो क है वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अशोक दा ने भम्बल दा को क्या कहा। क्वेश्चन है, अशोक दा ने भम्बल दा को क्या कहा। क्या कहा, जानवर, मूर्ख, जोकर, या पागल। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें से आपका सही जो उत्तर है वो है जोकर, ठीक है। अशोक दा ने भम्बल दा को जोकर कहा था, ठीक है। क्या कहा था, जोकर कहा था। आगे बात करते हैं, देखिए साफिया का भाई बड़ा भाई क्या था। जो साफिया का बड़ा भाई था वो क्या था, पुलिस ऑफिसर था, कांस्टेबल था, या फिर कस्टम अधिकारी था, या सुरक्षा कर्मी था। इन सभी में से क्या उत्तर होगा, इन सभी में से आपको उत्तर बताना है, ठीक है। साफिया का जो बड़ा भाई था वो पुलिस अफसर था। क्या था, पुलिस अफसर था, याद रखिएगा। साफिया का बड़ा भाई क्या था, पुलिस अफसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, नगीरा और पोली किस कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, नगीरा और पोली किस कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन नमक, धावक, चप्पल, या उसने कहा था। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर होगा, नमक, धावक, चप्पल, या उसने कहा था। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ठीक है। इसका उत्तर होगा चप्पल, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, चप्पल। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जिनको की मृत्यु शैया के पास रखी हुई थी, जिनको की मृत्यु शैया के पास क्या रखी, जो उसका डेड बॉडी था उसके पास पे क्या रखा हुआ था, वायलन, सारंगी, ढोलक, या तुरही।
ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा वायलिन रखा होगा, नहीं 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 बाबू, वायलिन नहीं रखा गया था, ठीक है ना, वहाँ सारंगी रखा गया था। क्या रखा गया था? सारंगी रखा गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, चप्पल कहानी के लेखक कौन है? चप्पल कहानी के लेखक कौन है? वेंकटेश्वर प्रसाद, सीवी रमन, दंडमुंडी महीधर या फिर काबूटेरी वेंकट नारायण राव। इसमें से आंसर क्या होगा? आराम से कोई भी बच्चा बता सकता है। इसका जो उत्तर होगा काबूटेरी वेंकट नारायण राव होगा, घ नंबर उत्तर, ठीक है ना। घ नंबर ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पोली की उम्र कितनी थी? ठीक है, पोली की उम्र बताना है, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष, ठीक है। पोली की उम्र अभी हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो पोली है वो किस कहानी की पात्र है, ठीक है। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पोली जो है वो किस कहानी की पात्र है। उसका उम्र तो हम बता ही देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो किस कहानी की पात्र है। उसका उम्र 7 बरस था, 8 बरस था, 10 बरस था या 15 बरस था, ठीक है। तो उसका उम्र जो था वो 10 बरस था। कितना बरस था? 10 बरस था, ठीक है। चलिए पलटन का विदूषक था, पलटन का विदूषक कौन था? ठीक है ना। पलटन का तो लहना सिंह था, वजीरा सिंह था, हाजरा सिंह था या फिर बोधा सिंह था। तो इसका उत्तर होगा वजीरा सिंह, ठीक है। पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 44 नंबर बात करते हैं, कौन ना होता तो सब मर जाते। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। कौन ना होता तो सब मर जाते हैं, ठीक है। कौन मर जाता? लहना सिंह ना होता तो, कि वजीरा सिंह ना होता या फिर हाजरा सिंह ना होता या फिर बोधा सिंह नहीं होता। कौन नहीं होता? लहना सिंह नहीं होता ना। लहना सिंह ही ने तो सभी को बचाने के प्राणों की रक्षा की। तो लहना सिंह ऑप्शन नंबर क जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, नरकट घास मिलती है, आपको बताना है कि नरकट जो घास है वो कहाँ मिलती है। झेलम नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे या फिर सोन नदी के किनारे, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, कावेरी नदी के किनारे, ठीक है। कावेरी नदी के किनारे ही नरकट की जो घास होती है वो मिलती है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोमेत किस प्रकार का शब्द है? कोमेट जो है किस भाषा का शब्द है? क्या पूछा है? किस भाषा का शब्द है? कोमेट किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर क, रोमन, फारसी, इंग्लिश या फिर यूनानी। इसमें से आपको क्या लगता है क्या होगा? जो कोमेट है वो किस भाषा का शब्द है? रोमन का है, फारसी का है, इंग्लिश का है या फिर यूनानी का है? किसका है? ऑप्शन नंबर घ, यूनानी भाषा का कोमेट शब्द है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, हेली का धूमकेतु पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा? ठीक है, हेली का धूमकेतु पुनः माने फिर से पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा? 2020 में, 2042 में, 2051 में या 2062 में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2062 में, ठीक है। 2062 में हेली का जो धूमकेतु है वो पुनः आएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो हेली का धूमकेतु था सबसे अंतिम बार वो कब दिखाई दिया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि हेली का जो धूमकेतु था वो अंतिम बार कब दिखाई दिया था, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, राधे कौन था? क्वेश्चन क्या है? राधे कौन था? अश्वसेन, कर्ण, अर्जुन या कृष्ण का पुत्र? कृष्ण का पुत्र तो था नहीं, ठीक है। कौन होगा? राधे जो थे वो कर्ण थे। राधे अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, कर्ण जो है अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपना नाम अपनी माँ के नाम पे रखा था राधे, ठीक है। उनकी माँ का नाम राधा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, भूदेव स्वर्ण पदक, भूदेव स्वर्ण पदक किस रचनाकार को मिला था? ठीक है, भूदेव स्वर्ण पदक किस रचनाकार को मिला था? ऑप्शन नंबर क, मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ख, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ग, दिनकर या फिर ऑप्शन नंबर घ, रघुवीर सहाय, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर? जो भूदेव स्वर्ण पदक था वो किसे मिला था? तो वो दिनकर जी को मिला था, ठीक है ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस लिए इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए भी छोड़ते हैं, आप लोग अच्छे से इसका स्टडी कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम भी जो भी बच्चे ज़्यादा कमेंट करेंगे उनके लिए हम लोग उनका नाम अपने वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि ये बच्चे जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि नीर का निर्माण फिर शीर्षक कविता के कवि ने किस मूल रचना से ली गई है। नीर का निर्माण फिर शीर्षक कविता कवि के किस मूल रचना से ली गई है। मधुशाला, मधुकलश, सतरंगिनी या संध्या गीत। ठीक है ना। इसका क्या होगा, ये जो है नीर का निर्माण फिर ये सतरंगिनी से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित सतरंगिनी जो है ये मूल रचना है। इसी में से नीर का निर्माण फिर जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देख लिए। हमें आशा है कि आपको यह क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।